मैम टैरो से ये पता लग सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में बैक बाइटिंग किसने करी है? हाँ, काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपके कलीग में कोई कर रहा है, आपके आसपास है। प्रॉपर नाम के साथ बताओगे? यस मैम जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो क्या ये भी टैरो बता सकता है कि हाँ इसके ऊपर देयर इज समथिंग? हाँ, वो भी कार्ड्स बता देते हैं, क्योंकि कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज भी पिक करते हैं जिससे कि पता चलता है कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। कौन सा कार्ड है जैसे बताता है? बेसिकली है 3-4 कार्ड्स हैं। मतलब शादी का सीजन जब आता है तो बेसिकली काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उनकी स्पाउस उन पे चीट तो नहीं करेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं होगा, क्या लॉन्ग टर्म शादी रहेगी, क्योंकि आजकल शॉर्ट टर्म चीज़ें बहुत हैं। तो क्या ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकता है टैरो रीडिंग जब कोई इंसान सोचता है करवाने की? तो मेजरली 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 3 फैक्टर्स से बहुत इफेक्ट हो रहा होता है। पहला लव रिलेशनशिप, सेकंड करियर, थर्ड जॉब। अगर कोई पार्टनर चीट कर रहा हो किसी के ऊपर और मुझे शक है तो क्या ये पता लग सकता है कि हाँ कि वो एग्जैक्ट चीट कर रहा है, सिचुएशन क्या है? सो बेसिकली सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस ये होता है कि जो पास्ट लाइफ में आप छोड़ कर आए हो वो इस लाइफ में आप आके उस चीज़ को पूरा करो। तो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, मैं आपको पहले ये बता दूं। फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है बट वो उस पर आप वर्क कर सकते हो, मतलब वो चेंज हो सकता है, वो कोई फिक्सेटेड नहीं है। जैसे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी में मैं आपको बताऊं कि So hello ma'am, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good ma'am. So thank you so much for coming for the podcast ma'am. We have been planning for this podcast for so long and eventually I think कि जब जिस चीज़ का टाइम होता है वो तभी होता है। Yes, correct. Yeah, I think it is pre-decided and जब मैं आपसे कॉल पर कनेक्ट हुआ it was like बहुत कम टाइम के लिए but I eventually felt a connection. Basically मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ और बात कर कर भी आपको पता लग जाता है कि इंसान का ऑरा कैसा है। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि जिसने पॉडकास्ट करने के ऊपर, आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का जो टॉपिक्स है वो बेसिकली टैरो का रीडिंग के ऊपर है। सो पॉडकास्ट का एजेंडा यही है कि टैरो का रीडिंग से लेकर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम सारे कवर करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट द पॉडकास्ट मैम। टैरो का रीडिंग में बेसिकली कार्ड्स कितने होते हैं? सी बेसिकली इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से जो 22 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं मेजर आर्काना के। मेजर आर्काना? मेजर आर्काना मीन्स जो आपके स्पेशल इवेंट्स के बारे में बताता है, जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हो गया, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे आपकी मैरिज हो गई, यू नो, तो वो बेसिकली उसके बारे में बताते हैं। और 56 कार्ड्स होते हैं जो कि माइनर आर्काना होते हैं, वो आपकी डे टू डे जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी एनर्जीज़ होती हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। जब मैंने किसी टैरो कार्ड को देखा तो उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई थिंक वो दूसरे इंसान ने समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर टैरो कार्ड बनने में कितना टाइम लगता है? सी ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप कितनी जल्दी टैरो के साथ कनेक्ट होते हो। या एंड मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आप कभी भी ना टैरो को आप चूज़ नहीं करते हो, टैरो खुद आपको चूज़ करता है। और उसमें सबसे बड़ा जो काम होता है वो एनर्जीज़ का होता है। तो जब आपको लगता है, और सबसे ज़्यादा आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो टैरो बनने वाले तो देखो 3 महीने में भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी जो है उनके साथ कनेक्ट हो पाते हो। या हाँ, आपने इंट्यूशन की बात करी, तो अगर कोई टैरो कार्ड बनना चाहता है और उसको अपनी इंट्यूशन बेटर करनी है तो कौन सी 3 चीज़ें जो उसे करनी चाहिए? देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंट्यूशन सबसे पहले एक तो ना बाय बर्थ होती है एक इंसान की कि उसकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, बट कई बार क्या होता है कि वो आपको खुद को ही नहीं पता होता कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि इनकी इंट्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग होती है, स्पेशली जो 2 नंबर वाले होते हैं, 11 नंबर वाले होते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ये मून से रिलेटेड होते हैं। एंड जो मून से रिलेटेड होते हैं उनके इंट्यूशन, उनके इमोशंस बहुत हाई रहते हैं। एंड दूसरा ये कि आप कोई भी अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है। हाँ, कहीं ना कहीं वो वर्क करता है थोड़ी सी, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो ज़रूर चीज़ें आपकी वर्क करती हैं, बट उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले ना आप अंदर से आपका ऑरा थोड़ा क्लीन होना चाहिए। किसी के लिए इंटेंशंस आपकी अच्छी नहीं है, अगर आप जो है आपका जो डायरेक्शन है सोचने का वो
तरीका अगर आपका सही नहीं है तो मुझे लगता है कि आप उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हो किसी भी हाई एनर्जीज़ के साथ। तो उसके लिए आप अंदर से मतलब एक प्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के साथ भी कनेक्ट होना है तो एक प्योरिटी होनी चाहिए, तभी आप जो है कनेक्ट कर पाते हो। आई थिंक मैम आपने बहुत सही बात कही कि इंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। आपने ऑरा की बात करी, एंड ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेदर इट इज़ डे टू डे लाइफ में। वो बहुत छोटी चीज़ से ब्रेक भी हो जाता है Yes. और उसको मेंटेन करना इट्स अ टास्क। तो मैम ऑरा अगर अपना मेंटेन रखना है और स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए? मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ। लाइक मेडिटेशन जैसे आप कर लो, नेचर में आप जितना रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। मून वॉक कर सकते हो आप, जितना ज़्यादा मून वॉक करोगे आपके इमोशंस भी उतने स्ट्रॉन्ग आएंगे, और कहीं ना कहीं आप मतलब वही है ना कि नेचर से जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे ना, आपका ऑरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके। या और ऑरा के लिए पता है ऐसी कोई रेमेडीज़ होती भी नहीं है। और अच्छा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई रेमेडीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ ये होता है कि आपको अपने ऊपर काम करना होता है। जितना आप अपने ऊपर वर्क करोगे, सेल्फ वर्क करोगे, उतना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेल्फ वर्क एज इन क्या? सेल्फ वर्क आपका कर्मा। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपकी इंटेंशंस जो है वो प्योर हैं, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ धोखा कर लूँ और मैं शाम को मंदिर चला जाऊँगा, मेरा बैलेंस हो जाएगा, तो नहीं। ओके, ये बैलेंस नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। आपने जो कर्मा क्रिएट किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में वो भुगतना ही भुगतना है आपने। चाहे आप जितनी मर्जी प्रेयर कर लो, जितनी मर्जी आप मंदिर चले जाओ, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो आपके सामने आएगा ही आएगा। मैम टैरो का रीडिंग ज्वाइन करने से पहले यू आर इनटू फैशन एंड मेकअप इंडस्ट्री। यस। मैम ये आपकी जर्नी क्या है? मतलब ये टैरो का रीडिंग कैसे एकदम से आया है? ये मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो। मतलब कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बेसिकली मैं आपको सच बताऊं तो कुछ साल पहले तक मेरे माइंड में कहीं दूर दूर तक कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। हाँ, भगवान पे ज़रूर बिलीव करती थी, पूजा ज़रूर करती थी, बट उस लेवल की नहीं जो मैं आज करती हूँ। और मुझे भी नहीं पता है कि वो किस तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेकअप इंडस्ट्री में मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ, बट वो अब मेरा एक समझ लो कि साइड वर्क हो गया है, एंड मेन जो है वो मेरा ऑकल्ट से मैं रिलेटेड मतलब हो गई हूँ। जो जितनी भी मैं चीज़ें कर रही हूँ सारी की सारी ऑकल्ट से रिलेटेड कर रही हूँ। तो मैंने आपको बोला ना कि आप नहीं चूज़ करते हो, वो आपको चूज़ करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं से पता नहीं मेरे माइंड में मुझे ऐसी चीज़ें आने लग गई कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, मुझे कुछ ऐसा करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लोगों से कनेक्ट होना था, और मुझे लगता था कि इस दुनिया में ना इतने लोग हैं जो इतने परेशान हैं, तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं कैसे उन तक पहुंच के उनकी हेल्प कर सकूं। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी बहुत मतलब मेरा भी टाइम ऐसा था जहाँ मैंने बहुत देखा, मुझे भी बहुत एंग्जाइटी हुई, मैं भी बहुत डिप्रेशन में रही। एंड तब मुझे ये लगा कि जिस तरीके से मैं इतनी परेशान होती हूँ, ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ लोग हैं जो कि मतलब ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा मन में ना एक यही थॉट आता था कि मैं कैसे उन लोगों से कनेक्ट करके उन लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो ये एक ज़रिया बना, मेरा टैरो रीडिंग का एक ज़रिया बना। जो एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ वो मेरा एक समझ लो कि ज़रिया बना कि मैं लोगों तक पहुँचूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। ओके, दैट इज़ समथिंग एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम लिसनिंग राइट नाउ। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक वाइज यू सेड कि ठीक है आप चीज़ों को चूज़ नहीं कर, चीज़ आपको चूज़ कर रही होती है। सो अगर किसी को एक टैरो का रीडर बनना है तो कौन सी 3 चीज़ें जो उसके पास होनी ही चाहिए? मतलब कौन से 3 इंडिकेशन ऐसे हैं कि जो उसको लगता है कि हाँ यार ये मेरे पास भी हैं और मैं भी एक टैरो का रीडर बन सकता हूँ या मैं ऑकल्ट इंडस्ट्री में जा सकता हूँ? सबसे पहले तो आपकी इंट्यूशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप उसको स्ट्रांग कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी इंट्यूशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आप उस पर काम करके कर सकते हो। दूसरा, मुझे ये लगता है कि आपको हमेशा ना सही रास्ता चूज़ करना है, सही पाथ चूज़ करना है। आपको मतलब जितना ज़्यादा आप अच्छा कर्म कर सकते हो, दूसरों के लिए जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना बेटर कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको ना ऊपर उठाने में बहुत हेल्प करता है। ओके। या एंड तीसरा, कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो जाते हो, अगर आपको लगता है, तो
भगवान भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं आपको आगे बढ़ाने में। सो मैम, आप काफ़ी लोगों के टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि जो मैं पूछना ही था कि आप इतने सारे लोगों की बातें सुन रहे हो, ठीक है, एक पॉइंट पर आकर आपका भी माइंड बहुत ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, इरिटेट भी होने लगोगे, तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को डिटॉक्स कैसे करते हो? देखो मैं आपको बताऊं, आप रीडिंग की बात कर रहे हो, टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग के लिए मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो है मतलब इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत पेशेंस चाहिए होती है, आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको क्लाइंट की सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि वो बेसिकली आपके पास आए हैं गाइडेंस के लिए, आए हैं आपसे हेल्प लेने के लिए आए हैं। अगर आप इरिटेट हो जाओगे तो आप कैसे हेल्प करोगे? Exactly. तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जब मैं सारी रीडिंग्स कर लेती हूँ तो रात को सोने से पहले एक कॉर्ड कटिंग हम लोग ज़रूर करते हैं। बेसिकली एक टाइप की प्रेयर होती है जिसमें क्या होता है कि जब हम उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है, तो उसको कट करने के लिए हम लोग जो है रात को सोने से पहले, आई थिंक जितने भी टैरो रीडर्स हैं वो सब यही करते होंगे और मैं भी करती हूँ कि सोने से पहले कॉर्ड कटिंग करते हैं। तो उसमें एक प्रेयर होती है, या तो हम वो पढ़ लेते हैं या फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हनुमान जी तो वैसे ही मतलब इन सब चीज़ों के लिए हैं जो कि आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं हर तरीके से, तो वो कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक तो कॉर्ड कटिंग हो जाती है, आपका एनर्जीज कट हो जाता है। साथ के साथ में थोड़ा सा अपने ऑरा पे वर्क करने के लिए मेडिटेशन वगैरह तो हम लोग रेगुलर करते ही करते हैं, एंड छोटी छोटी जो कुछ रेमेडीज़ होती हैं वो साथ में करते रहते हैं अपने आप को क्लिन्स करने के लिए। लाइक जैसे सॉल्ट, आपने सुना होगा कि सॉल्ट बाथ करना, इट्स लाइक वेरी गुड फॉर योर ऑरा क्लिनजिंग के लिए, वो कर लिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे मुझे लगता है कि सारे टैरो रीडर्स करते ही रहते हैं। ओके मैम, सॉल्ट बाथ की आपने बात करी, तो सॉल्ट बाथ एग्जैक्टली लेते कैसे हैं? कुछ नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जस्ट बकेट में जो है 2-3 स्पून जो है आपको सॉल्ट डालना है। नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं, वैसे नहीं तो ज़्यादातर जो होता है वो सी सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है, या फिर एप्सम करके एक सॉल्ट आता है, तो बेसिकली वो होता है जो नेगेटिविटी रिमूव करता है। तो आपने वो डाल देना है बकेट में और आपको उससे जो है नहाना है, या फिर आप गंगा जल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट। मतलब डेली हम कर सकते हैं ये? यस, आप डेली भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, इट्स योर चॉइस। ओके मैम, आप इतने लोगों की टैरो का रीडिंग्स करते हैं, कोई ऐसी क्रेजी सी कोई केस स्टडी आपके पास आई हो कि जहाँ पर जो रीडिंग लेने आया वो झूठ बोल रहा है और आपके जो कार्ड्स हैं वो सच बोल रहे हैं? मैं वही बता रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जान के झूठ बोल रहा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसको खुद ही नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि कार्ड्स क्या होते हैं कि एनर्जी पिक कर लेते हैं बहुत जल्दी। आप चाहे बिलीव करो चाहे ना करो, कोई बिलीव उस पर करे चाहे ना करे, बट कार्ड्स जो हैं सब कुछ बताते हैं। इवन वो मुझे ये भी बता देंगे कि आप सुबह से लेके अब तक मेरे बारे में क्या सोचा है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, कार्ड्स जो होते हैं, मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो कार्ड आपकी एनर्जीज पिक करते हैं, एंड उसमें कार्ड ऐसे जब निकल के आते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि आपकी एनर्जीज क्या है, आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो, या आप बहुत ड्रेन्ड आउट हो, आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या यू आर वेरी हैप्पी सोल, मतलब क्या हो, वो सब कुछ बताता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है, बहुत थका फील कर रहा है, बहुत लेथार्जिक फील कर रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या सजेस्ट करते हो उसे? टैरो में जो है उनको बहुत गाइडेंस देते हैं, क्योंकि टैरो का मतलब ही गाइडेंस है। बेसिकली टैरो का मतलब है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, मैं आपको पहले ये बता दूं। फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, बट वो उस पर आप वर्क कर सकते हो, मतलब वो चेंज हो सकता है, वो कोई फिक्सेटेड नहीं है। जैसे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी में मैं आपको बताऊं कि ने कब जन्म लिया, आप किस टाइम पे पैदा हुए, है ना, आपके जो भी प्लैनेट्स थे, जो भी उस टाइम पे नक्षत्र थे, वो सब के सब फिक्स हैं। तो एस्ट्रोलॉजी कभी चेंज नहीं कर सकते, आप अपना हॉरोस्कोप चेंज नहीं कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे ही है कि जो भी आपका ग्रिड बन गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। नेम चेंज वगैरह जरूर कर सकते हो, बट टैरो रीडिंग में ऐसा है कि टैरो फिक्सेटेड नहीं है, बट उसमें ये होता है कि आपकी जो करंट एनर्जीज है वो उस पर काम कर रहा है, और अगर आपको उसका आउटकम पसंद नहीं आ रहा, सपोज आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं करंट एनर्जीज के ऊपर काम करके। इसमें ये होता है कि जब भी
मेरे पास कोई ऐसा इंसान आता है तो हम उसको ज़रूर मतलब गाइडेंस देते हैं कि आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी करंट एनर्जीज जो हैं वो चेंज करनी पड़ेगी, आपको उस नेगेटिविटी से निकल के आपको पॉजिटिविटी में आना पड़ेगा। तो इस तरीके की गाइडेंस देख के जो है हम उनको जो है थोड़ा सा बेटर फील कराते हैं। मैम मैं आपको एक छोटी सिचुएशन देता हूँ, क्योंकि लोग सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। लेट्स सपोज इसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ है, बट वो मूविंग ऑन का फेस चल ही रहा है, और 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली ब्लॉक्ड है, इमोशनली एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड है, तभी वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस सिचुएशन में आप उसको क्या गाइड करोगे? देखो, उस सिचुएशन में हम ना उनके सामने ही कोशिश तो यही करेंगे ऐसे इंसान का। वैसे तो ज़्यादातर ऑनलाइन जो होती है मेरी रीडिंग्स होती हैं, बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ऑफलाइन भी लेते हैं, तो ऐसे इंसान से तो मैं खासकर ऑफलाइन रीडिंग ही लेना पसंद करूँगी, सो दैट कि वो खुद कार्ड पिक करके खुद अपनी एनर्जीज़ को देखे कि उसकी एनर्जीज क्या आ रही हैं, प्लस उसका जो भी पार्टनर है हम उनके भी कार्ड्स निकालते हैं, एंड देन आई शो देम कि देखो आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कि वो आपके लिए किस तरीके से सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, वो हम उनको बताते हैं, वहीं पर उनको गाइडेंस देते हैं। बाकी वो उनकी अपनी चॉइस है कि उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, बिकॉज हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, वो उनकी अपनी चॉइस है। बट येस, हम उनको सही तरह से गाइडेंस देते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, हम उनको बताते हैं अपने तरीके से कि आपके लिए ये चीज़ बेटर है। अब आगे वो उनकी चॉइस है कि उनको क्या करना है। ओके मैम, लेट सपोज कि ब्रेकअप हुआ एक कपल का, तो दोनों बिजी हो गए अपनी लाइफ में, ठीक है, एक काफ़ी मिस कर रहा है, एक मिस कर ही नहीं रहा है, जबकि वो दोनों दोनों अपनी लाइफ में बिजी हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर कोई आपके पास आता है, वो कहता है कि ठीक है मुझे उसके बारे में जानना है कि लाइक स्टिल मिस मी, क्या ये सिनेरियो है या फिर नहीं है, शी हैज मूव्ड ऑन, तो ये सिनेरियो का टैरो बता सकता है एग्जैक्ट? बिल्कुल बता सकता है, बट हम इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से अवॉइड करते हैं, बिकॉज मुझे कहीं ना ये चीज़ ठीक नहीं लगती है कि ऐसे तो आप किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाहोगे, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि विदाउट नोइंग, हाँ, या विदाउट किसी की परमिशन आप उसके बारे में जानना चाहते हो। बट येस, हाँ बिल्कुल आप जान सकते हो, उनका नाम लेके अगर हम जो है निकालेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएगा। बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है। मुझे ये हाँ, अगर वो अपने बारे में जानना चाहेंगे या वो वैसे अगर मुझसे पूछेंगे कि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे, वो मुझसे पूछेंगे, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगी उनको। बट मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप किसी की परमिशन के बिना आप उनके बारे में, हाँ, अगर आप ये पूछते हो कि जैसे कि वो इंसान वापस आएगा मेरी लाइफ में या नहीं आएगा, तो वो मैं बता सकती हूँ देख के कि हाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे, या वो आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, या आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल बता सकते हैं। मैम लेट्स सपोज कि मैं डेट कर रहा हूँ और मैं 2 लड़के डेट कर रहा हूँ अलग अलग टाइम पर, सेम टाइम पर नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस साथ जाना चाहिए आगे। टैरो कार्ड इसमें भी हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा। आपके पास जैसे आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे कहते हैं मेरे पास 2 लड़कियां हैं और मुझे इन दोनों में से चूज़ करना है कि क्या है, तो हम उसमें से टैरो में से दोनों के लिए कार्ड्स निकालेंगे। दोनों का जो भी एनर्जी आएगी वो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी कि ये जो लड़की है ये ज़्यादातर थोड़ी सी क्लिंगी टाइप है, जिसको चाहिए कि आप हमेशा उसको आई लव यू बोलते रहो, या हमेशा उसकी थोड़ा इमोशनली हाई मेंटेनेंस है, हाँ, तो आप इस तरीके से करो। एंड जो दूसरी लड़की है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल वे से सोचती है, वो इस तरीके से नहीं सोचती है। तो मैं दोनों की एनर्जीज आपको बता दूंगी, तो उसके बाद वो आपकी चॉइस है कि आप रिजल्ट हमारे ऊपर होगा, ठीक है, हमें किस साथ जाना है। हाँ देखो, हम गाइडेंस देंगे आपको, उस चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन सेलेक्ट आपने करना है, चूज आपने करना है, हम वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर कोई पार्टनर चीट कर रहा हो किसी के ऊपर और मुझे शक है, तो क्या ये पता लग सकता है कि हाँ कि वो एग्जैक्ट चीट कर रहा है, सिचुएशन क्या है? मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ भी है। मेरी एक क्लाइंट थी एंड शी वाज फ्रॉम मलेशिया। ओके, शी कॉल्ड मी एंड उन्होंने मुझसे कुछ अपना बताया नहीं अपने रिलेशनशिप के बारे में। उन्होंने मुझे बस यही बोला कि मुझे रीडिंग चाहिए एंड बेसिकली रिलेशनशिप के ऊपर चाहिए। तो जब मैंने उनके कार्ड्स निकाले एंड देन आई फेल्ट कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड मैंने उनसे पूछा कि आपका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक नहीं चल रही है? देन शी सेड कि येस मैम, प्रॉब्लम तो चल रही है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा उसके बारे में, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा दैट पर्सन इज़ चीटिंग ऑन यू।
क्योंकि कार्ड्स ने मुझे बता दिया था, और मुझे जो एनर्जीज मिल रही थी, वो नेगेटिव एनर्जीज जो मुझे आई, आई जस्ट टोल्ड हर, मतलब मुझे दिख रहा था उस कार्ड में कि शी इज़ लाइक मतलब फुल ऑफ एंग्जाइटी उसको हो रखी है, एंड उसने उस रिलेशनशिप को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है ना कि ना वो ढंग से खा रही है, ना वो सो रही है, एपेटाइट लूज हो गया। यस, मतलब वो इतना ओवर थिंक कर रही है। एंड देन आई सजेस्टेड हर कि मैंने कहा दैट पर्सन इज़ लाइक चीटिंग ऑन यू, एंड आई डोंट थिंक कि आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आई है इस चीज़ को लेके। तो मेरे हिसाब से जो है आपको, बाकी मतलब इट्स योर चॉइस कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, बट मेरी ये सजेशन है। देन आफ्टर सम टाइम लाइक आई थिंक 3-4 months शी केम टू इंडिया एंड शी मेट विद मी, वो मुझसे मिली, एंड तब उसने मुझे आके बताया कि उसने वो ब्रेकअप कर लिया है। एंड लाइक अब इस बार उसकी, जब मैंने उसके कार्ड्स निकाले तो उसकी एनर्जी टोटली चेंज थी। शी वॉज सो पॉजिटिव, मतलब इतनी अच्छी उसकी एनर्जीज आई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी उसको कुछ रेमेडीज भी बताई थी, बहुत ही बेसिक रेमेडीज बताती हूँ मैं टैरो के लिए। एक रेमेडी आप शेयर करना चाहें? बहुत ही, मैं आपको ये सिचुएशन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, और बेसिकली जो हमारी ऑडियंस है वो यूथ ही है, जैसे मैं भी यूथ का पार्ट हूँ, सारी यूथ ही है, तो आई गेस ये एक रेमेडी काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम हेल्प करेगी। जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब रेमेडीज़ नहीं देती हूँ, मैं बहुत सिंपल रेमेडीज़ देती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी इन सेंस कि या तो आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे करते हैं? मेडिटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसके लिए आपको घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका कोई भी भजन चला लो। सपोज शिव जी भगवान जी हैं तो आप ओम नमः शिवाय का चला लीजिए, 10-15 मिनट के लिए आप चला लीजिए, आंखें बंद करके सिर्फ बैठ जाइए और उनका ध्यान कीजिए। दैट्स इट। दिमाग में जो आ रहा है आने दो, जो चल रहा है चलने दो। इट्स अ ह्यूमन नेचर, कभी भी दिमाग आपका शांत नहीं रहेगा। आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे भगवान के ऊपर, उसके बाद कोई ना कोई थॉट्स आते रहेंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो थॉट्स आने दो, लेकिन आप अपने मन में वो जाप करते रहो, एंड फिर देखो उसके बाद आपको कितनी शांति मिलती है। दूसरी चीज़, अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा कुछ भी है, आप वहाँ जाके 10 से 15 मिनट जाके बैठ जाइए। कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ आप आराम से बैठ जाइए बस। और वो 10-15 मिनट में ना जो आपको शांति मिलेगी ना, यू नो, और आपके अंदर का जो भी कह लो कि नेगेटिविटी है वो किस तरीके से बाहर निकलेगा। एंड रियली ये वर्क करता है, ये मैंने खुद अपने ऊपर अपनाया हुआ है, ये वर्क करता है। यस मैम, गुरुद्वारे की तो लाइक आई एम अ हिंदू, बट मैं गुरुद्वारे भी गया हूँ काफ़ी बार, लेकिन गुरुद्वारे का एक और है कि इतना बढ़िया होता है कि आप जब वहाँ जाओगे ना, इंस्टेंट आप है ना स्किप हो जाते हो। Yes. मतलब कि जो डे टू डे रेगुलर लाइफ से जो चल रही होती है वहाँ स्किप हो जाते हो। Yes. ऐसा लगता है कि टाइम वहाँ रुक गया है, अब आप सिर्फ अपने लिए हो उधर उस समय, चाहे 5 मिनट, 10 मंदिर मिनट, या 15 मिनट। गुरुद्वारे का मतलब एक ऑरा कह लो या एनर्जीज कह लो, इतनी हाई होती है ना वहाँ पर कि आपको बहुत रिलीफ लगता है, बहुत पीस मिलता है, और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी भाग दौड़, सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के आप यहाँ आके बैठ गए हो ना, तो भगवान को भी लगता है कि ये मेरे पास आ गया है ना, बस अब मैं संभाल लूँगा। आप एक बार सरेंडर करके देखो, आपकी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। सरेंडर करना का मतलब, काफ़ी लोग ना सरेंडर कर नहीं पा रहे हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, बट समवेयर ऑन द अदर कि उनके माइंड में चीज़ चल रही होती है कि नहीं यार, मतलब 100% सरेंडर नहीं हुआ है, 99% ही हुआ है। बट 99% भी अगर कर लें तो भी बहुत है। आज की डेट में, इस कलयुग में 99% सरेंडर करना भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो उतना भी कर लो तो इट्स नॉट बैड। मैम, सबकी टैरो का रीडिंग की जर्नी बहुत स्पेशल होती है। पहली रीडिंग की याद है आपको भी? पहली रीडिंग क्या? पहली रीडिंग मैंने अपने ऊपर ही करी थी। मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने ऊपर ही करी थी पहली रीडिंग। एंड क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम टैरो सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर और अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है।
यू नो हम ऐसे ही स्टार्टिंग से ही मतलब क्लाइंट के ऊपर डायरेक्टली रीडिंग्स नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि आपने अगर गलत रीडिंग कर दी तो सामने वाले की लाइफ का सवाल होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर ना अपनी ही रीडिंग्स करी है। और मैं आपको अपनी फर्स्ट रीडिंग का ही बताती हूँ। इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि जब मैंने टैरो सीखा था तो लाइक नॉर्मली रोज़ मैं ऐसे कार्ड शफल करके कुछ कार्ड्स तो निकालती रहती थी ऐसे चेक करने के लिए। बट एक दिन कैसे चेक करते हैं? मतलब जैसे कार्ड्स को शफल किया और मन में अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लिया टाइप्स ऐसे करके, तो उससे देखते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, मैंने जब अपनी फर्स्ट रीडिंग करी तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब कार्ड्स को जब शफल किया दिमाग में मेरे सिर्फ ये चल रहा था कि आज मेरे लिए क्या कार्ड आएगा, मतलब ये समझ लो कि डिवाइन की तरफ से मेरे लिए आज क्या मैसेज है। मैंने सिर्फ इतना पूछा और उसमें पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। और पेंटिकल्स जो होता है वो मनी को रिप्रेजेंट करता है। एंड उसमें पेंटिकल्स का कार्ड आ गया एंड आई वाज लाइक कि ओके, मुझे उस टाइम पे श्योरिटी नहीं थी कि मतलब सही भी आया कि नहीं आया, क्योंकि कहीं तक दूर दूर तक कोई पैसे का कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा था कि कहीं से भी आने वाला है। एंड यू कांट बिलीव, थोड़े टाइम के बाद मुझे इंस्टाग्राम से एक क्लाइंट का मैसेज आता है दैट आई वांट टू बुक अ रीडिंग। मैंने कहा ओके। तो उसके बाद तो उसने मुझे बोला कि कैसे मतलब मैं बुक कर सकती हूँ, आप मुझे बता दो कौन सा भी स्लॉट आपका फ्री है। तो आई जस्ट टेल हर कि मेरा ये वाला स्लॉट फ्री है, आप बुक कर सकते हो, तो आप ऐसे से करके पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें पेमेंट पहले करते हैं तो बुकिंग के लिए, तो उसने इमीडिएटली जो है मतलब पेमेंट कर दिया कि क्लाइंट एकदम से आ जाएगा, पता नहीं वो कहाँ से आया। एंड देन आई फेल्ट कि येस, कार्ड्स आपकी एनर्जीज पिक करते हैं एंड वो बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें आपको बताते हैं। मैम आपने कॉर्ड कटिंग की बात करी थी, तो कॉर्ड कटिंग जब कोई थर्ड पर्सन आपसे करा रहा है तब तो कॉर्ड कटिंग करना ईजी है, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो उस इंसान से। लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू फैमिली, तब सिनेरियो क्या होता है? कॉर्ड कटिंग आप करते हो और लाइक एग्जैक्टली तब भी कॉर्ड कटिंग करते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी हो, आप किसी की भी रीडिंग कर रहे हो, चाहे मैं अपनी डॉटर की भी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे उसके बाद कॉर्ड कटिंग करनी ही करनी है। ओके, या इट्स अ रूल बेसिकली। एंड आई थिंक वो बेटर भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मेरी एनर्जी देखो, वैसे तो ऑब्वियसली एज अ मदर जो है मेरी, मैं उससे कनेक्टेड हूँ, कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होते हैं हम लोग आपस में, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट जहाँ पे टैरो की बात आती है, रीडिंग की बात आती है, वो एनर्जीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उसमें कॉर्ड कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार इंसान की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, और उसके बाद से होता कुछ मेजर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बट छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। लाइक कभी जैसे आपको थोड़ा हेडेक हो रहा है, या आपको थोड़ा हैवीपन लग रहा है, या यू आर नॉट फीलिंग गुड, या यू आर नॉट फीलिंग वेरी पॉजिटिव, तो ये चीज़ें माइनर चीज़ें होती है। तो इसके लिए हमें कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए जो है अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, या फिर वो जो मेरे कार्ड्स है वो मुझे मतलब मैं एक्यूरेट रीडिंग नहीं निकाल पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे अपने आप को एक प्रोटेक्शन में रखना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर मैम। लाइकवाइज आपने कहा कि कॉर्ड कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम में से किसी को कॉर्ड कट करना हो तो कैसे कट करेंगे, और देयर इज अ स्पेसिफिक रिचुअल फॉर दैट? हम में से किसी को मतलब मैं लेट्स सपोज कि क्या ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं कॉर्ड कट? नॉर्मल लोगों को कॉर्ड कट करने की ज़रूरत नहीं है ना। Okay. आप देखो क्या होता है, आप रीडिंग नहीं कर रहे हो किसी की, या आप ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं हो, जब आप तो नॉर्मली अगर ठीक है, अगर अपना ऑरा वैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं वही बता रही हूँ ना कि अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, तो इन चीज़ों से भी आपका काफ़ी वो हो जाता है। बट एक जो स्पेसिफिकली रीडर्स होते हैं उनका कॉर्ड कटिंग करने का मतलब अलग होता है। मैंने आपको बताया ना कि वो जो एनर्जीज होती हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो, या आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील ना करो, तो उसके लिए होता है बेसिकली। या ओके मैम, मतलब शादियों का सीज़न जब आता है तो बेसिकली काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उनकी स्पाउस उन पे चीट तो नहीं करेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं होगा, क्या लॉन्ग टर्म शादी रहेगी, क्योंकि आजकल शॉर्ट टर्म चीज़ें बहुत है। तो क्या ये चीज़ ही प्रेडिक्ट कर सकता है टैरो? बिल्कुल कर सकता है। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो?
शादी का तो केस नहीं आया था, बट यस मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि लाइक वो ऑलरेडी मैरिड थे एंड उनके बीच में इतना झगड़ा चल रहा था कि मतलब बात जो है डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। एंड देन उसकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे कॉल किया, आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से मेरा नंबर लिया मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड शी सेड कि ऐसे ऐसे मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है मैरिज में एंड आई जस्ट वांट टू बुक द रीडिंग एंड मुझे चेक करवाना है अपना और अपने हस्बैंड का कि क्या मैं उनसे डाइवोर्स ले लूँ। तो मैंने जब उनके कार्ड्स चेक करे तो उसमें जो रीडिंग आई, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने दोनों के कार्ड्स निकाले तो उसमें एक का कार्ड आया जिसमें कि दैट पर्सन इज फुल ऑफ ईगो, यू नो, एंड जो सेकंड कार्ड आया, जो हस्बैंड का कार्ड आया, दैट पर्सन वाज फुल ऑफ यू नो एग्रेशन। तो ऐसे टाइम पे ना हम फिर उनको ये गाइडेंस देते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ यू। अगर आप ये बोलो कि हस्बैंड की वजह से काम नहीं कर रहा है या हस्बैंड बोले वाइफ की वजह से काम नहीं कर रहा है तो नो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर अपनी इतनी खामियां होती है ना कि वो उसको पहचान नहीं पाता है, तो हम उसकी एनर्जी से उनको बताते हैं कि आपके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको ये बताया कि आपके अंदर इतनी ईगो है कि वो शायद आपको थोड़ा सा भी कुछ बोल देते होंगे गुस्से में, क्योंकि दैट पर्सन इज यू नो बहुत ही फुल ऑफ एग्रेशन, बहुत ही एंग्री मैन टाइप का, तो वो बोल लेते होंगे, तो आप अपनी ईगो में लेते हैं उसको और आप दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। या फिर आप उनको कुछ बोल देते हैं तो वो उसको अदरवाइज लेके बहुत ज़्यादा एंग्री गुस्से में आ जाते होंगे। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा ये गाइडेंस दी कि अगर आप दोनों थोड़ा थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे तो आपकी ये रिलेशन वर्कआउट कर सकता है। क्योंकि हम लोग कार्ड्स में एक कार्ड नहीं निकालते हैं, हम उसके साथ में 4-5 कार्ड्स निकालते हैं चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए कि क्या इनका, अगर ये अपने ऊपर काम करेंगे तो क्या इनका जो रिलेशनशिप है वो आगे वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। अगर हमें लगता है कि नहीं करेगा, चीज़ें बेटर नहीं हो सकती हैं, तो फिर हम उनको उस तरीके की गाइडेंस देते हैं। और जहाँ पे मुझे लगता है कि नई चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, बट अगर हाँ ये अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और एक्चुअली में हुआ। क्योंकि मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा थोड़ा सा आप अपनी ईगो को डाउन करो, और उनसे भी मेरी मतलब डायरेक्टली उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करवाई और थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप वर्क करे तो थोड़ा सा आपको भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड देन शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि मैम थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी शादी बच गई। एंड आई फील सो मतलब लाइक मुझे खुद को इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि जहाँ पे लोगों की हेल्प जितना कर सको, अगर मेरी वजह से कोई क्लाइंट इतना खुश हो रहा है, उसकी लाइफ बच रही है या उसका रिलेशनशिप बच रहा है, तो इससे बड़ी और चीज़ क्या है। आई थिंक यू आर कलेक्टिंग गुड कर्मास। हर चीज़ का एक वक्त होता है, कहते हैं ना कि शायद मेरा ये टाइम ऐसा है या मेरे प्लैनेट्स ऐसे हैं कि वो मुझे इस तरीके मतलब इस तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ हमारा खुद का भी अपना कहीं ना कहीं रहता है कर्मास का, बट मुझे लगता है दिस इज योर सोल पर्पस। मुझे भी लगता है क्योंकि नहीं क्योंकि ये मैं चीज़ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब कोई इंसान इतना पैशनेटली किसी चीज़ पर बात करता है ना, वो खुद बात नहीं कर रहा है, उसके पास्ट कर्मास बात कर रहे हैं। या जैसे कि कोई अगर इंटरेस्ट की कोई चीज़ आप मुझसे पूछोगे तो मेरे अंदर आप एक ऐसी एनर्जी देखोगे जो शायद अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा तब वो ऐसी एनर्जी आएगी, तब मैं ऐसी बात करना शुरू करूँगा। तो आई थिंक ये सोल पर्पस जो होता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस ये होता है कि जो पास्ट लाइफ में आप छोड़ कर आए हो वो इस लाइफ में आप आके उस चीज़ को पूरा करो। तो सोल पर्पस वही आपका है। हाँ, तो इसमें इंसान है ना बहुत ज़्यादा खुश रहता है। यस, सोल पर्पस बेसिकली होता ही यही है कि जो काम आपका मतलब पर्पस है, जिस चीज़ के लिए आप लाइफ में आए हो ना, वो काम हमेशा आप दिल से करोगे। तो और उसका भी ना एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अब जैसे पहले मैं मतलब और चीज़ें कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मुझे मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आज भी मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट द मेकअप, यू नो दीज थिंग्स। बट सोल पर्पस मेरा अलग है। सोल पर्पस मेरा शायद ये स्पिरिचुअलिटी है, ऑकल्ट है, हेल्प करना है, वो ये है। तो वो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये मेरे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आई थिंक आपका नेचर काफ़ी गिविंग है।
नंबर 2 ना, इसलिए। अच्छा, होता है ऐसे? नंबर 2 आर वेरी इमोशनल, वेरी गिवर, क्योंकि मून से रिलेटेड होते हैं और मून जो है वो इमोशन का नंबर तो है। बेसिकली इमोशनली हाई मेंटेनेंस होती है वो। एग्जैक्टली मेरे को लगता है कि जो मनी वाइज हाई मेंटेनेंस होती है वो एक बार को आप कर सकते हो, लेकिन जो इमोशनली हाई मेंटेनेंस होती है ना, लाइक उनमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा करने पड़ते हैं। बट जैसे कि जितना एफर्ट आप करोगे उतना रिटर्न भी आता है। मैम मुझे लगता है टैरो का रीडिंग जब कोई इंसान सोचता है करवाने की, तो मेजरली 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 3 फैक्टर्स से बहुत इफेक्ट हो रहा होता है। पहला लव रिलेशनशिप, सेकंड करियर, थर्ड जॉब। अगर जॉब की बात करते हैं कि मैंने आपसे रीडिंग करवाई और मुझे अपनी जॉब छोड़नी है, तो क्या ये सही टाइम रहेगा जॉब छोड़ने का, या फिर मैं सिर्फ फोमो के लिए कर रहा हूँ? ये कोई इंसान है, अब उसको बिजनेस करना है, ठीक है, एंड इवेंचुअली ही इज़ वर्किंग, वो जॉब कर रहा है, तो टैरो का रीडिंग क्या ये भी बता सकती है कि हाँ अब वो बिज़नेस कर सकता है या बिज़नेस उसके लिए सूटेबल है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल बता सकता है। अगर जो अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ वो जॉब से बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में बताता है, और उनके बारे में बताता है जो अपना जॉब ही चेंज करना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक और इंसिडेंट हुआ था। मेरे एक क्लाइंट हैं एंड उनकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही थी कहीं ना कहीं। तो हर वाइफ कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड मी कि ऐसे से मेरे हस्बैंड के साथ मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, जॉब को लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप कार्ड्स चेक करके बताएं। तो जब मैंने उनके कार्ड्स देखे तो मुझे दिखा कि वो मतलब अपनी जॉब में वो इतना कुछ दे रहा है, एंड वहाँ पे जो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके सपोज उसके कलीग्स हैं, दे आर लाइक मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते थे उसके लिए कि वो अपने सीनियर के आगे बुरा बन जाता था। और जबकि वेलकम टू ऑफिस पॉलिटिक्स। तो उसमें क्या हो रहा था कि और वो इंसान इस चीज़ को लेके इतना परेशान हो रहा था कि आई एम गिविंग सो मच, आई एम डूइंग सो मच ऑफ एफर्ट्स, बट मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। और मतलब वो उसको खुद को इतनी एंग्जाइटी होने लग गई थी, यहाँ तक कि उसकी हेल्थ पे बात आ गई थी, उसको हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर उनको ये बताया था कि मैंने कहा आपको मतलब मैंने उनको सिर्फ एक ऑप्शन दिया था कि आप इस जॉब को छोड़ सकते हो अगर आप छोड़ना चाहो तो, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपकी हेल्थ की जो इश्यूज़ है वो बहुत बढ़ते जाएंगे। एंड फिर बट मैंने उनको साथ में ये भी बताया था कि बट आपको इसी मंथ में मतलब जिस मंथ में आप जॉब छोड़ने का सोचोगे ना, आपको उसी मंथ में जो है एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ओके यस, क्योंकि कार्ड्स ये भी बता देते हैं। हम लोग ये भी चेक करते हैं कि अगर मैं किसी को जॉब छोड़ने के लिए बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली ना मैं पहले देखूंगी ना कि आगे उसको क्या मिलेगा या कुछ या नहीं मिलेगा। अब जॉब छोड़ के वो घर तो नहीं बैठ जाएंगी ना। तो मैं अगर इतनी श्योरिटी से बोल रही हूँ तो पहले आई हैव टू बी श्योर कि उनको आगे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको बताया कि आपको जो है आगे जॉब मिल जाएगी, आप मतलब अपनी इस जॉब के साथ साथ ही आप और जगह पे देखते रहो, ट्राई करते रहो, एंड डेफिनेटली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने वही किया, वो साथ साथ में देखते रहे, एंड उसके बाद उनको एक नहीं दो अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और उनका फिर मुझे वही कॉल आया कि ऐसे दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसमें से भी आप देख के बता दो कि कौन सी बेटर है। तो फिर मैंने उनको देख के वो भी चेक करके बता दिया था कि अगर आप इस पे जाते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें भी 2 चीज़ें आई थी कि एक आया था कि मनी वाइज लाइक इट्स वेरी गुड, अभी करंट में आपको जो है पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, एंड जो सेकंड उसमें था उसमें ये था कि आपको अभी बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, बट आपका फ्यूचर उसमें काफ़ी सिक्योर है, मतलब आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे लाइफ में आगे, यू नो। तो मैंने उनको दोनों ऑप्शंस दे दिए थे कि ये 2 ऑप्शंस हैं, नाउ यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या चाहिए। क्या चूज़ करो उन्होंने ऑब्वियसली वो बेटर फ्यूचर वाला चूज़ करा, बिकॉज मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में अगर आप सोचो तो वो बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आप अभी आज की डेट में अगर आप सिर्फ पैसे को देख के चलोगे तो कहीं ना कहीं आप एक जगह पे एक टाइम के बाद स्टक हो जाओगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, यू नो। अगर वहाँ
वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आज चलो 2 पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन मेरी ग्रोथ वहाँ पर अच्छी है, मैं ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं बेटर है। तो उन्होंने वही चूज़ किया एंड नाउ ही इज़ लाइक सो हैप्पी। वो इतना खुश है इंसान, क्योंकि ही इज़ लाइक फ्री माइंड हो गया ना वो इंसान उस चीज़ से निकल के। वो उस वहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक चीज़ें हो रही थी जो कि बिल्कुल टोटली उनके अगेंस्ट हो रही थी। तो इस तरीके से टैरो हर चीज़ बताता है, बिजनेस है, आपके रिलेशन है, जॉब है, करियर है, फाइनेंस है, एनीथिंग। मैम एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि इनफैक्ट मैंने भी ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखी है, लाइक वाइज आई वर्किंग एज ए डिज़ाइनर। तो काफ़ी दोस्त मेरे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर वाली कंपनी छोड़ी है और उनको जो कंपनी मिली है वो और ज़्यादा टॉक्सिक है। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, वो कंपनी ज़्यादा बेटर थी। कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग चीज़ों से ना भागते हैं, इसीलिए टैरो यहीं पे ही तो आपको हेल्प करता है आके। सी टैरो क्या है ना, आपके फ्यूचर के साथ साथ आपको एक गाइडेंस देता है, वो आपको यही बताता है कि आपके लिए राइट चॉइस क्या है। अगर आपकी जो करंट एनर्जीज है, वही वाली बात है कि अगर आप उससे आउटकम से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से, तो आप अपने एक्शन को चेंज करके, अपने अपनी इंटेंशंस को चेंज करके उस चीज़ को पॉजिटिव वे में कर सकते हो। और टैरो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में आपको बेसिकली फ्यूचर से ज़्यादा गाइडेंस है, टैरो गाइडेंस के लिए होती है। तो इस सिचुएशन में भी अगर वो सपोज मेरे पास आते और वो मुझे कहते कि मेरा यहाँ पे बहुत ही टॉक्सिक है एंड मुझे दूसरी जगह पे मुझे काम करना है, या मुझे वहाँ से कॉल आई है कि कैन आई, मतलब मैं वहाँ पे जा सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ, अगर तो उसमें टैरो में फटाक से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि नहीं भाई, अगर आप ये छोड़ोगे तो इससे डबल ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें भी कई बार होती हैं, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कई बार। मैम टैरो से ये पता लग सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में बैक बाइटिंग किसने करी है? हाँ, काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपके कलीग में कोई कर रहा है, आपके आसपास है। तो प्रॉपर नाम के साथ बताओगे आप या फिर आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर नाम तो नहीं बता सकते हम लोग ऐसे, बट हाँ, अगर आप मेरे पास सपोज जैसे 2-3 ऑप्शंस लेकर आते हो या आप मेरे को 2-3 नाम बताते हो कि इनमें से कोई है, तो उसके लिए हम कार्ड, उन तीनों चारों के लिए कार्ड निकाल के तो वो पता चल सकता है। बट अगर आप मुझे ये बोलो कि आप मुझे बताओ 200 बंदों वहाँ पे काम करते तो उनमें से कौन सा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ, और रीडिंग थोड़ी प्रिसाइज होना फिर बहुत मुश्किल है। यस मैम जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो क्या ये भी टैरो बता सकता है कि हाँ इसके ऊपर देयर इज समथिंग? हाँ, वो भी कार्ड्स बता देते हैं, क्योंकि कार्ड्स में ऐसी एनर्जीज भी पिक करते हैं जिससे कि पता चलता है कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। कौन सा कार्ड है जैसे बताता है? बेसिकली है 3-4 कार्ड्स हैं। हाँ, उसमें जैसे कि सपोज डेविल का कार्ड आता है, तो डेविल का कार्ड जो है वो नेगेटिविटी ही दिखाता है। उसमें पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जीज है, तो उनके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा है। तो फिर हम उनको उसके हिसाब से कुछ रेमेडीज बताते हैं या उनको गाइडेंस देते हैं या उनको बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि इंसान के आसपास नेगेटिविटी नहीं होती है, कई बार इंसान के खुद के अंदर की नेगेटिविटी भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ होता, बट उनकी खुद की अपने अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो उनको परेशान कर रही होती है और वो इंसान को समझ नहीं आती। उनको लगता है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो फिर हम वो भी कार्ड से चेक करके बताते हैं कि आपके अंदर जो है, मतलब आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो नेगेटिविटी है ये आपके अंदर की है, तो उसके लिए फिर हम उनको अलग से गाइडेंस देते हैं। ओके मैम, तो उस केस में फिर आप क्या गाइडेंस देते हो? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी लोग इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि क्या उनके ऊपर कुछ हुआ या फिर उनके अंदर ही प्रॉब्लम है। नहीं, उनके अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मतलब आप ये समझ लो कि उनकी एनर्जीज इतनी लो होती है ना, वो हर टाइम जो है नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनको ये लगता है कि उनके साथ कभी अच्छा होगा ही नहीं, उनके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो वो इस तरीके की थिंकिंग मतलब सोचते हैं हमेशा। एक बहुत ही लो लेवल का उनका दिमाग जो है मतलब उस जगह पे काम करता है। वो कभी भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखते हैं कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, और ना ही वो अपनी करंट सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि बस मतलब मुझे यहीं पे ही सब कुछ मिल जाए एंड विदाउट एनी एफर्ट। मुझे लगता है कि एक इंसान का कंफर्ट जोन बन जाता है। यस, चाहे वो लाइक वाइज ऐसे कि माइंड को नहीं पता कि कौन सी एनर्जी क्या है। हाँ, माइंड अपना काम कर रहा है। हाँ। अगर आप कोई सा थॉट दोगे तो उसको 1000 मल्टीप्लाई करके देता है आपको। तो वही, अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे, पॉजिटिव चीज़ें
सुनोगे, आपकी थिंकिंग अगर पॉजिटिव रहेगी कि तो ही आप जो है मतलब इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज कैरी करोगे। और अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच में बैठोगे, आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिविटी ऐसे घर कर जाती है ना कि आपको लगता है आपके आसपास जो भी हो रहा है ना वो सब नेगेटिव है। तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने थॉट्स जो है ना वो चेंज करने पड़ते हैं, अपना जो आपका पर्सपेक्टिव होता है मतलब यू हैव टू चेंज एवरीथिंग। ना मुझे लगता है कि इंसान को उसका एक थॉट है ना डिफाइन करता है। जैसे कि एक थॉट हर एक इंसान का परमानेंट होता है, वो काफ़ी सालों से है ना वो वही सोच रहा होता है। अब उसको ये नहीं पता कि थॉट को ब्रेक कैसे करे, वो चेन को ब्रेक कैसे करे, तो उस चेन को ब्रेक कैसे करा जाए। वही है, उसके लिए आपको अपने ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ना काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक आपकी आदत बन जाती है। आपको ना आदत हो जाती है उस तरीके से सोचने की, उस तरीके से काम करने की, उस जोन में रहने की। तो उसके लिए आपको टोटली जो है अपना थिंकिंग, अपना जो आपका माइंड है वो सोचना, वो मतलब वो आपको टोटली चेंज करना पड़ता है, उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके जाना। तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ ना कि बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आप किन लोगों में उठते बैठते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या बातें करते हो। आजकल के बच्चे 24 घंटे फ़ोनों पे लगे रहते हैं। अब वो फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जो रील्स देख रहे हैं वो क्या, तो कहीं ना कहीं वो थॉट उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। सो दैट्स वाई वी से कि देखो हमारे टाइम पे तो मोबाइल्स नहीं होते थे, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों से हम लोग थोड़े बच गए, ठीक है ना। बट आजकल की जनरेशन मुझे लगता है कि स्मार्ट भी बहुत है एंड कहीं ना वो झेल भी बहुत रही है इन चीज़ों को। स्मार्ट इन अ सेंस कि उनके टाइम पे इतनी ज़्यादा आप ये कह लो कि क्या वर्ड बोलेंगे कि चीज़ें नहीं टेक्नोलॉजी, हाँ, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिससे कि वो बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं, काफ़ी आगे भी बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको जैसे बैठे बिठाए मिल गई हैं, पता चल गई हैं। बट कहीं ना कहीं उनका एक बैड इफ़ेक्ट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर मोबाइल को भी लेके देखते हो तो हर टाइम अगर आप मोबाइल में घुसे हुए हो और अगर आप बेमतलब की चीज़ें देख रहे हो, उसमें बिना फालतू की रील्स वगैरह देख रहे हो, तो आपका ब्रेन तो काम कर रहा है ना, आपका माइंड तो चल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो बट आपका ब्रेन तो वर्क कर रहा है ना। और जिस तरीके की वीडियोस देख रहे हो आपका ब्रेन उसी तरीके से काम कर रहा है। दिस इज वेरी डीप एक्चुअली, ये जो आप बात कह रहे हो दिस इज वेरी डीप। मुझे क्या लगता है, दिस इज सी व्हाट आई रियलाइज कि जैसे कि आप जो आजकल की जो जनरेशन है, अगर वो जैसे बहुत छोटेपन से फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देती है तो माइंड भी है ना फिर एक टाइम पर आकर ब्लॉक हो जाता है। फिर वो रील्स के हिसाब से आपका इमोशन चेंज करेगा, तभी वो इंसान अकेला अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, उसे कुछ ना कुछ चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसकी वजह से वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करता है, क्योंकि उसके माइंड में उतनी स्पेस है नहीं, उसका माइंड ग्रो हुआ नहीं। यस, तो यही एक रीज़न है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग है ना प्रेशर हैंडल कर नहीं पाते। जो पहले के लोग थे वो प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छी थी उनमें, क्योंकि उनमें इतनी पेशेंस ही नहीं बची है ना। उनके जितना जो है उन्होंने अपने बॉडी का जो भी उनका एनर्जी है वो सारी की सारी तो उन्होंने वहाँ लगा दी है, तो उनके अंदर वो चीज़, वो एनर्जी, वो पेशेंस बची कहाँ है आज के टाइम। मुझे भी यही लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन कि फ़ोन का टाइम बहुत लिमिटेड होना चाहिए। कि आप यूज़ करो, बढ़िया चीज़ है, एंटरटेनमेंट लिए यूज़ करो, लाइक एक लिमिटेड अमाउंट में करोगे तो आपको डोपामिन ही देगा। हाँ, एक्सेस करोगे तो आपकी आंखें दर्द होंगी। या फिर आप किसी चीज़ की नॉलेज के लिए भी चलो यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ओके, बट आई डोंट थिंक कि हर टाइम आप फ़ोन पे घुसे रहो। मैं कई बार जैसे बाहर जाती हूँ ना, मतलब किसी भी जगह पे जाती हूँ तो मैं हमेशा ना बड़ा ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, मतलब 100 में से ना 99% मोबाइलों में होते हैं। कोई एक आधा इंसान ऐसा होगा जो मोबाइल छोड़ के साइड पे बैठा होगा चुपचाप। आप मेट्रो में चले जाओ, आप एयरपोर्ट चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपको हर बंदा ना मोबाइल में ही दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ, कोई गेम खेल रहा होगा, कोई सीरीज देख रहा होगा, कोई रील्स चला रहा होगा, चाहे कुछ भी कर रहा होगा, बट मोबाइल में ही घुसे हुए हैं सारे के सारे। लाइक जैसे कि उनका माइंड ब्लॉक हो चुका है। yes, अब वो सोच नहीं पा रहा कुछ और, उसमें पावर है नहीं कि वो कुछ नया थॉट्स लाए। थॉट्स होंगे तो उससे रिलेटेड ही होंगे।
तो एडिक्शन को छोड़ना इट्स नॉट इजी ना. एग्जैक्टली, इट इज नॉट इजी बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल एक्चुअली. यस, इट इज नॉट. मैंने अपना एडिक्शन छोड़ा है फ़ोन का. अब मैं मतलब बेसिकली मैं फ़ोन यूज़ बट आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी ना. आपने एफर्ट्स करे, अपने आप को कंट्रोल किया, आपके अंदर वैसी विल पावर और वैसा कंट्रोल था. तो वही विल पावर और कंट्रोल दिखाना पड़ता है. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम. थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंसाइट जो आपने इस पॉडकास्ट में अपनी दी है. जो एक्सपर्टीज़ आपने दी है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को टू द पॉइंट लगी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी. एंड एट द सेम टाइम जिस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो, आई थिंक इट इज़ मेकिंग सामने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड, कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में. एंड अगेन मैम, जो बातें हमने आज करी, जो टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में बात करी है, काफ़ी सारे मिस हमने बस्ट करे, काफ़ी सारे हिडन चीज़ें जो हमें पता भी नहीं थी कि चलो ठीक है ये चीज़ भी हम टैरो से पता कर सकते हैं. क्या टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली वर्क करती है या नहीं करती है. काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर करे एंड आई फेल्ट रियली इन्फॉर्मेटिव. आई फेल्ट रियली ग्लैड कि वी हैड अ कॉन्वर्सेशन. एंड फॉर दैट आई वांट अ सेकंड पॉडकास्ट विद यू. एंड आई वांट कि जो ऑडियंस है वो टॉपिक पिक करे उसमें, क्योंकि लिटरली द एजेंट ऑफ द पॉडकास्ट इज कि आप उनके लिए ही काम कर रहे हो. राइट. थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स. आज का जो पॉडकास्ट था काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था और टू द पॉइंट हमने बातें करी हैं. टैरो से रिलेटेड काफ़ी सारे जो मिथ्स है वो हमने ब्रेक डाउन करे हैं. बहुत ईजी लैंग्वेज हमने ये इस पॉडकास्ट को रखा है ताकि हर एक एज ग्रुप, हर एक इंसान इसको समझ पाए. और बिफोर वाइंडिंग अप द पॉडकास्ट, ये क्वेश्चन मेरा मैं सारे गेस्ट से पूछता हूँ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन एज टू एज कॉन्वर्सेशंस. सो बेसिकली माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं जितनी मतलब लोगों को गाइडेंस दे सकती हूँ या जो भी मैं इंफॉर्मेशन उनको दे सकती हूँ, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं उनको दे पाई हूँ आज. सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया. एंड थैंक यू सो मच.